तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट एंड देन लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट। देखो बेटे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का बेसिक जो था, जिसके ऊपर उसने इसको बनाया था, दैट वाज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास नंबर्स, इंक्रीजिंग मास नंबर्स। बट सबसे बड़ी बात थी, ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाट he could not explain the cause of periodicity, कि ये जो प्रॉपर्टी है ये आफ्टर रेगुलर इंटरवल सेम क्यों हो जाती है। इस पीरियोडिसिटी का कॉज वो नहीं बता पाया था बेटा। बट लेटर ऑन जैसे साइंस ने तरक्की की तो इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गया और भी चीजें डिस्कवर होती गई। तो एक साइंटिस्ट आया बेटा, मॉसले। तो मॉसले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, मॉसले एक्सपेरिमेंट। देखो बेटे, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया था कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी हार्ड मेटल पे अगर कैथोड रेज स्ट्राइक करते हैं तो एक्स रेज बनती है। ये बताया था मैंने आपको कि अगर मैंने एक मेटल लिया और उस मेटल के ऊपर, हार्ड मेटल के ऊपर कैथोड रेज फेंकी, तो जब कैथोड रेज फेंकते हैं तो कैथोड रेज व्हेन मेड टू स्ट्राइक अगेंस्ट द हार्ड मेटल दे प्रोड्यूस एक्स रेज बनती हैं। ये रॉइंगटन नाम के साइंटिस्ट ने हमें एक्स-रेज दी थी। एक्स-रेज का नाम ही बड़ा मतलब मजेदार था, ये इसका कोई नेचर पता नहीं था, इसलिए बोल दिया गया एक्स-रेज। तो मॉसले ने क्या किया, ये डिफरेंट मेटल्स ले लिए, ये जो मेटल थे डिफरेंट ले लिए और इसके ऊपर वैसे ही कैथोड रेज फेंकी, और जब कैथोड रेज फेंकी तो एक्स-रेज बनी। उन एक्स-रेज की इसने फ्रीक्वेंसी निकाली। जब इसने एक्सरे की फ्रीक्वेंसी निकाली तो बेटा फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया और मान लो इधर अंडर रूट ऑफ म्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी। और उससे पहले हमें ये पता था कि भाई हमारे पास जो बेसिक प्रॉपर्टी थी वो एटॉमिक मास थी, हम तो सभी का एटॉमिक मास लेके चल रहे थे। तो उसने एटॉमिक मास के साथ इसका ग्राफ बनाने की कोशिश की। अभी अंडर रूट ऑफ म्यू क्यों है ये आगे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक प्लॉट बनाया विद एटॉमिक मास एंड दिस। तो जैसे ग्राफ बनाया जाता है वैसे इसने एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यूज निकाली होंगी, अलग अलग मेटल लिए होंगे, अलग अलग मेटल पे कैथोड रेज फेंकी होंगी, उससे अलग अलग एक्सरेज मिली होंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी देखी होगी। तो उसने जब उसका ग्राफ बनाने के लिए डॉट्स बनाए तो ग्राफ के डॉट्स कुछ ऐसे 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 बन रहे थे, एटॉमिक नंबर के हिसाब, एटॉमिक मास के हिसाब से ऐसे ऐसे कुछ डॉट्स बन गए। अब जब इसको मिलाएं सो दे आर नॉट गिविंग अस अ स्ट्रेट लाइन, बट स्ट्रेट लाइन के लगभग पास ही थे डॉट्स। ठीक, दे वर नॉट गिविंग अ स्ट्रेट लाइन, जस्ट गिविंग अ जिगजैग लाइन लाइक दिस। अगर यूं बनाऊं फिर यूं बनाऊं फिर यूं बनाऊं फिर यूं बनाऊं, कुछ जिगजैग टाइप लाइन जिसको हमने ऑलमोस्ट एक सिमिलर स्ट्रेट लाइन की तरह मान लिया था। तो इसने देखा कि हाँ ठीक है, जो एटॉमिक ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रही है, जैसे एटॉमिक मास बढ़ा रहे हैं वैसे फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ रही है, बट ग्राफ इज नॉट वेरी स्ट्रेट इन लाइन, यानी इसकी पूरी डिपेंडेंस इसके ऊपर नहीं है। तो इसने इसी ग्राफ को एक और तरीके से बनाने की कोशिश की। इसने अंडर रूट ऑफ वी लिया, ठीक, और बेटे एटॉमिक नंबर के साथ ये ग्राफ बनाने की कोशिश की, एटॉमिक नंबर के साथ ये ग्राफ बनाने की कोशिश की। और बेटे जब इसने एटॉमिक नंबर के साथ ये ग्राफ बनाया, व्हाट ही फाउंड दैट इट फॉलोड अ स्ट्रेट लाइन। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा था, यानी इसमें जो डॉट्स आ रहे थे जब आप उसको मिला रहे थे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। और इससे अपना एक एक्सप्रेशन उसने दिया, अंडर रूट ऑफ म्यू इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी। ठीक है जी, a इंटू जेड माइनस बी, वेयर व्हाट इज न्यू, बेटा न्यू इज फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज,
frequency of X-rays. ठीक, and what is A? A is a constant. And what is Z? Atomic number. Atomic number. And what is B? It is again a constant, but इसको बोलते हैं screening constant. ये आने वाले लेक्चर में आप पढ़ोगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट. आने वाले लेक्चर्स में आपको समझाया जाएगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है. ठीक है जी. तो ये ग्राफ जब उसने बनाया, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो अंडर रूट ऑफ म्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस ए बी, ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जानते होंगे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है. तो यानी एक तो ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होना चाहिए था. ठीक, दिस ग्राफ मस्ट नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन. ठीक, क्योंकि इसकी इंटरसेप्ट है. इसमें y एक्सिस पे आपने ये भी इंटरसेप्ट है, तो ये भी ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन यहां ऐसे कुछ होना चाहिए. इट शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन. It should not start from origin. तो बेटे y एक्सिस पे आपने ले लिया अंडर रूट ऑफ म्यू, ये देख लीजिए. ठीक, x एक्सिस पे आपने ले लिया z, ये देख लीजिए. z इज एटॉमिक नंबर. तो स्लोप हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव स्लोप ऐसे आएगी स्ट्रेट लाइन की, एंड दिस स्लोप इज इक्वल टू a. इस स्लोप से हम a निकाल सकते हैं. और बेटे इसके ऊपर अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना लें तो मैथमेटिक्स वाले टीचर सिखाते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप होता है. तो हम ये बोल सकते थे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप. इस एंगल को निकाल ले तो बेटा जी हमारे पास स्लोप मिल जाएगी और स्लोप से ए की वैल्यू मिल जाएगी. तो ऐसे ए निकाल सकते हैं. और इंटरसेप्ट क्या होती है? अगर मैं इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करूं तो ये y एक्सिस पे कहां मिलेगा, वो इंटरसेप्ट होती है. ये इंटरसेप्ट हो गई, ये माइनस में जा रही है, 0 से नीचे माइनस में जा रही है, और ये ए बी के बराबर होगी. बट हमें इस ग्राफ से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था. ठीक, इस कैलकुलेशन से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है. पर इससे एक बात समझ में आई कि अगर हम एटॉमिक मास का ग्राफ ले रहे हैं, that is not exactly a straight line. जब एटॉमिक नंबर का ग्राफ ले रहे हैं, it is exactly a straight line. यानी एटॉमिक नंबर पे प्रॉपर्टीज ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो सकती थी. That is a straight line function. तो इसलिए मोसले ने जो आपका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था उसको चेंज कर दिया और एक नया लॉ दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में उसने बोला कि एटॉमिक मास के मुकाबले एटॉमिक नंबर इज अ बेटर प्रॉपर्टी. एटॉमिक नंबर इज अ बेटर प्रॉपर्टी देन दैट ऑफ एटॉमिक मास टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. ठीक, इसलिए इसने बोला कि physical and chemical properties of an element, physical and chemical properties of an element, properties of an element, physical and chemical properties of an element is periodic function of their atomic numbers, not atomic mass. जो मेंडलीव था, मेंडलीव ने तो बोला था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं. तो मेंडलीव ने कहा था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है एटॉमिक मास पर. ठीक, लेकिन मोसले ने प्रूव कर दिया एटॉमिक मास से बेटर प्रॉपर्टी हमारे पास एटॉमिक नंबर होती है, जिसके साथ हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी यहां मिल रहा है. तो उसने बोला नहीं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर से ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन की जा सकती है देन दैट ऑफ एटॉमिक मास. तो अब एटॉमिक नंबर केम इनटू सीन, जो कि पहले हमारे पास क्या था,
मास नंबर आया करता था, अब बेटा एटॉमिक नंबर को लेकर के बातें होने लगी। बोलो बेटा, मॉसले एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर जो आपने सेकंड ग्राफ बनाया ना, मेरे को उसके बाद समझ में नहीं आया। हाँ जी, सर जो आपने सेकंड ग्राफ बनाया ना, उसके वो वाला पार्ट मेरे को समझ में नहीं आया। जब कौन से हमने वाला पार्ट कंपेयर, समझ में आया बेटे? सर जो सेकंड ग्राफ बनाया ना आपने, उसके बाद जो अंडर रूट न्यू इज इक्वल्स टू ए इनटू जेड माइनस बी, सेकंड ये वाला। ग्राफ के लिए उसने अपना एक रिलेशनशिप दिया है, दिस इज द रिलेशनशिप। ठीक, ये रिलेशनशिप मैथमेटिकली डिराइव होते हैं बेटा। तो अंडर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, वेयर ए इज कांस्टेंट एंड जेड इज एटॉमिक नंबर और बी जो है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। तो इसको हमने सॉल्व किया, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। ठीक, वाई एक्सिस पे आपने अंडर रूट ऑफ न्यू लिया है और एक्स एक्सिस पे जेड लिया है, तो m जो है वो a के बराबर है। तो m हमेशा स्लोप होती है, दिस इज कॉल्ड एज स्लोप, और स्लोप a के बराबर यहां से समझ में आ रही है। और जिसका इंटरसेप्ट है वो माइनस ए बी, यानी इसको एक्स्ट्रापोलेट करें, यहां पे मिलेगा तो माइनस में आएगी वैल्यू कि नहीं, तो ए बी माइनस में आएगा, ये इंटरसेप्ट कहलाती है। तो इंटरसेप्ट माइनस में यहाँ पे आ जाएगा। दैट इज ऑल वी हैव टू नो। अभी बोलो समझ में आया कि नहीं? सर जो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है, तो ये प्लस c I'm हमेशा not हम, getting your voice. Please speak loudly. सर जो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है, इसमें जो प्लस c है हमेशा ये प्लस ही रहना चाहिए साइन जो है, क्योंकि हमने यहाँ पे बिल्कुल, माइनस भी है। ये इक्वेशन तो प्लस ही रहेगी। जो जो भी चीज आएगी, अगर यहाँ प्लस है ये माइनस है तो मतलब नेगेटिव स्लोप है। अगर इसके आगे नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव स्लोप है, और अगर इसके आगे नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव इंटरसेप्ट है, नीचे आएगा। ये फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चेंज नहीं होती, उसके अंदर इसके हिसाब से देखा जाता है कि अगर यहाँ तो प्लस होना चाहिए था, अगर यहाँ माइनस हो जाए तो इंटरसेप्ट नीचे जाके मिलेगी, अगर यहाँ प्लस होता तो इंटरसेप्ट ऊपर मिलती, अगर प्लस होता तो ग्राफ यहाँ से शुरू होता, माइनस है तो ग्राफ नीचे से शुरू होगा। गॉट इट और नॉट? इसमें ये कभी प्लस माइनस नहीं आता, इसमें सिर्फ प्लस ही रहता है। क्लियर? पर यस सर, तो मतलब जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम माइनस साइन आ सकता है फिर भी। हाँ जी। और सर जो इंटरसेप्ट होता है उसका मीनिंग एक बार दोबारा बता दो। क्या जी? इंटरसेप्ट का मीनिंग सर एक बार दोबारा बता दो। इंटरसेप्ट वो होता है जहां पे द पोर्शन ऑफ ग्राफ विच इज नॉट यूज्ड बेसिकली। यहाँ हम बोले जब हम किसी ग्राफ को अगर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो वाई एक्सिस पे कहां जाके मिलता है, वो उसका इंटरसेप्ट कहलाता है। ओके सर। इंटरसेप्ट यानी जुड़ना। यस सर। ओके सर। यस, जसमीत, व्हाट यू वांट टू आस्क बेटे? सर उसने ये प्रूफ कर दिया था कि वो पीरियोडिक क्यों है। जसमीत ने बोला सर, डिड ही एक्सप्लेन व्हाई दे आर पीरियोडिक? यस, ही विल एक्सप्लेन दैट। आगे जाके अपन एक्सप्लेन करेंगे कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम बहुत आराम से बता सकते हैं कि प्रॉपर्टी सेम क्यों आती है। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी एक्सप्लेन हो सकता है इस पे। ठीक, तो वो डेफिनेटली आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो मेरे को सिर्फ ये बताओ, ये चीज समझ में आई मॉसले एक्सपेरिमेंट क्या था, और उसने जो आपका मेंडली पीरियोडिक टेबल, मेंडली पीरियोडिक लॉ था, उसको चेंज कैसे कर दिया, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैसे बना। ये बात क्लियर हो गई तो सारे बच्चे यस लिखो और आगे चलते हैं अपन। सर हमें अभी स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मीनिंग पता होना अरे जरूरी तो बेटा आ नहीं है? जाएगा आगे, तो बस इतना समझा, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक, अभी स्क्रीनिंग कांस्टेंट तो पता ही कुछ नहीं है। ठीक, अभी आगे बता दूंगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा बेटा, पूरे चंडीगढ़ में कोई नहीं सिखाएगा, सिवाय मेरे कोई नहीं बताएगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। ठीक, तो एनी हाउ लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, पहले आने तो दो ना चीजें। तो हमारे पास क्या है कि हमने मॉसले एक्सपेरिमेंट से सिर्फ इतना बताना था कि अब हम एटॉमिक मास नहीं लेंगे, अब हम एटॉमिक नंबर को मेजर प्रॉपर्टी लेंगे। इस चीज को सोचते, इस लॉ को सोचते हुए नील बोहर और मॉसले ने मिलकर के फिर पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया। मॉसले के इस लॉ के ऊपर नील बोहर ने एक पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया। ठीक, अब हमारे पास जो आएगा, जो कि मॉसले के एक्सपेरिमेंट इस पर्टिकुलर चीज पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर इज द मेजर प्रॉपर्टी देन दैट ऑफ एटॉमिक मास। Bohr gave us modern periodic table. Modern periodic table. It was given by Neil Bohr.
नील बोहर, उसने क्या किया कि एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे मेंडलीव ने तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रखा था, इसने एलिमेंट्स आर प्लेस्ड in order of increasing atomic नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने अब हमारा जो पीरियोडिक टेबल था वो बनाया, और वैसे ही ग्रुप्स लिए और वैसे ही पीरियड लिए। बट अब की बार इसने 7 पीरियड्स ले लिए और 18 ग्रुप्स लिए। ठीक, जो नील बोहर का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स थे। ठीक है जी, इनको उसने लगाया एलिमेंट्स को और एक नया पीरियोडिक टेबल दिया। इसी को आज एक नया नाम दे दिया जाता है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक, बाय आज हम इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब बेटे मेरे प्यारे बच्चों, जरा कभी किसी से पूछना कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, जवाब मिल जाएगा तो मेरे को जरूर बताना तुम। ठीक, क्या है, बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक, कि आप जस्ट ये समझ सको कि जहां आप पढ़ रहे हो आपका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन कई लड्डू ये बात समझते नहीं है, ठीक है, फिर भी वो कहीं ना कहीं घुसे रहेंगे। तो उनके लिए बोलता हूं मैं कि आप एक बार चेक करना, एक बार जरूर कंपेयर करना होता है। तो पूछना कभी किससे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसने दिया, या मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या फर्क है। छुनछुना नहीं बताएगा कोई, हर आदमी यही बोलेगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कोई लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। दुनिया भर के गधे हैं जो ऐसा बोलते हैं। समझ में आई। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय रैंक एंड बर्नर। अब क्या फर्क था इनमें और इसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और नील बोहर के पीरियोडिक टेबल में क्या फर्क था, उसके लिए पहले पीरियोडिक टेबल हम ड्रॉ करेंगे। ठीक, देखो बेटा, मैं आपको कुछ चंद निमोनिक्स बताता हूं। ठीक, लेकिन आप मेरे वाले निमोनिक्स नहीं यूज करें, आप अपने बना लें, क्योंकि वो ज्यादा बेटर रहता है। जब आप अपने निमोनिक्स बनाते हैं वो याद रखने आसान रहते हैं। आप अगर नहीं बनते हैं तो फिर मेरे वाले यूज कर लेना। देखो भाई, पहला ग्रुप हम पढ़ेंगे है, ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप। ये पहला ग्रुप है लीना की, रूबी से फ्रेंडशिप। इसको बाद में हमने अल्कली मेटल बोल दिया, अल्कली मेटल। अब भैया क्यों बोल दिया अल्कली मेटल्स, बेटे जब इनको वाटर में पुट करें so they form strong alkaline solutions. Whenever they are put in water they form strong alkaline solution. Mind it, hydrogen is not yet placed very good. हाइड्रोजन आज भी डिफेक्ट है। तो हाइड्रोजन कभी भी एल्कली मेटल नहीं होता, वो नॉन मेटल है। बाकी सारे एल्कली मेटल है, पर ये इस ग्रुप में रखा जाता है। तो ये फर्स्ट ग्रुप है जिसको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो ये पहला ग्रुप आ गया हमारे पास अल्कली मेटल्स, और हमने इसको ध्यान में रखा कैसे, है लीना की, रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है जी। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास आया, जो दूसरा पीरियड ग्रुप हमारे पास आया, वो आया बे, गम, का, सर, बड़ा। आप कुछ भी याद कर सकते हैं यार, बेगम का सर बड़ा, मैंने बोला आप कुछ भी बनाए अपने आप। इसको एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अब अगर आप किसी से पूछेंगे ना कि इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, तो 2000%
2000% लोग आपको ये बोलेंगे कि ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, कि जब इनको वाटर में डालो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं और ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो उनसे क्वेश्चन पूछ लेना मेरी तरफ से, बोलना आयरन का पेड़ पे लगता है या उसकी बारिश होती है, क्या वो अर्थ क्रस्ट में नहीं होता? और आयरन का जो, अगर आयरन को वाटर में डाले क्या वो एल्कलाइन सॉल्यूशन नहीं बनाता? ऐसे बड़े सारे मेटल सारे ही अगर वाटर में डाले एल्कलाइन सॉल्यूशन ही बनाते हैं, और मैक्सिमम ऑफ देम आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, तो क्या सभी को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोल दे? और अगर इसको बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? तो उनके पास जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि रट्टा मारत जगमुआ वही वाला हिसाब है। बेटा मैं तुम्हें बताता हूं, डेफिनेटली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते होंगे, बट अर्थ शब्द यहां दिया गया था हैवी के लिए। इसके लिए हैवी के लिए, ये थोड़े हैवियर मेटल्स हैं। अर्थ का मतलब हैवी होता है बेटा, समझ में आई बात? तो ये थोड़े हैवियर मेटल हैं देन दिस, एंड दे आल्सो फॉर्म व्हाट यू कैन से एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते थे, पहले वाले से थोड़े हैवी थे, तो हमने एल्कलाइन अर्थ मेटल नाम दे दिया। पर जब और एलिमेंट आते चले गए जो कि एल्कलाइन सॉल्यूशन भी बनाते थे, हैवी भी होते थे, तो हमने बोला चलो ये तो इसके लिए रख देते हैं, आगे के लिए हम और नाम सोचने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद बेटे जी हमने यहां पे कुछ छोड़ दिया, ठीक, कुछ पार्ट छोड़ के यहां तक चल रहा हूं। ठीक है जी, अब बेटे यहां पर अगला ग्रुप बना रहा हूं मैं। अगला ग्रुप है बोल, अटल, गाएगा इन थाईलैंड। बोल अटल गाएगा इन थाईलैंड, या बोल सकते हैं ब्रिटेन की आलू गोभी इन इंडियन थैला। कैसे भी याद करना है वो तुम्हारी मर्जी। इसको बोरोन फैमिली बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज बोरोन फैमिली। ठीक है जी, उसके बाद क्या सीता गीत सुनकर पढ़ेगी? क्या सीता गीत सुनकर पढ़ेगी? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये कार्बन फैमिली। जैसे ये बोरोन फैमिली थी, वैसे ही हमारे पास यहां कार्बन फैमिली आ गई, ये कार्बन फैमिली है। ठीक है जी, उसके बाद अगला आ जाता है न्यूज पेपर, आज सब बिकेगा। ये नाइट्रोजन फैमिली हो गई। न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, आप चाहो अपना बनाओ, मेरे वाले निमोनिक्स यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे मैंने किसी के यूज किए हैं, आप भी किसी के यूज मत करें, अपना बना लो। ठीक है जी, ये नाइट्रोजन फैमिली हो गई। जो नाइट्रोजन फैमिली होती है, दिस इज नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को हम एक और नाम देते हैं निकोजन्स। निकोजन्स, इसमें पी साइलेंट है। निकोजन क्यों बोलते हैं? निको नियोंग शब्द से लिया गया, ये सफोकेटिंग कंपाउंड बनाने वाले। निकोजन्स का मतलब है विच कैन फॉर्म सफोकेटिंग कंपाउंड्स। जैसे नाइट्रोजन फैमिली के अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, ये सभी दम घोटने वाले होते हैं। तो ये सफोकेटिंग कंपाउंड फॉर्मर्स है, इसलिए इसका नाम निकोजन्स भी रखा जाता है। दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। उसके बाद अगला है उस से टेपो। ठीक है, बोलो सर रोज ही हम ये करते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, उससे टेपो, रोज ही तो टेपते हैं अपन लोग। तो ये ऑक्सीजन फैमिली है, उससे टेपो। क्लियर? और ऑक्सीजन फैमिली को भी हम एक और नाम देते हैं, इनको बोलते हैं कैल्कोजन्स। कैल्कोजन्स, कैल्कोजन्स का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। कैल्कोजन्स का क्या मतलब होता है? ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जो ओर बनाते हैं। क्योंकि जितने भी ओर अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ओर जिससे हम मेटल निकालते हैं, जितने भी ओर अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ईदर दे आर ऑक्साइड्स और जनरली दे आर सल्फाइड्स। तो या वो ऑक्साइड होते हैं या फिर सल्फाइड होते हैं, इसलिए इसको ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स बोला गया, कैल्कोजन्स।
उसके बाद आया फिर कल बाहर आई आत्मा। भैया आत्मा कल बाहर आएगी, धिक्कारेगी कि तुम पढ़ते नहीं हो, फिर अंदर जाके सो जाएगी, तुमने फिर नहीं पढ़ना है ना भाई, तो फिर दोबारा आएगी, इसलिए फिर कल बाहर आई आत्मा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इनको नाम दे दिया गया हैलोजेंस। इनको नाम दे दिया गया हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब होता है सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, जो समुद्र में सॉल्ट बनाते हैं, इनको सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स बोला गया। हेलो मतलब सी सॉल्ट प्रोड्यूसर। सी के अंदर जितने भी सॉल्ट्स मिलते हैं वो जनरली क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, फ्लोराइड्स एक्सेट्रा होते हैं, तो ये सी सॉल्ट प्रोड्यूसर है, इसलिए इनको हैलोजन बोला गया। उसके बाद अगला जो ग्रुप हमारे पास आया, एक अगला जो ग्रुप हमारे पास आया वो है हुमायूं ने अकबर को जोर से रुलाया। हुमायूं ने अकबर को जोर से रुलाया, या हेमंत ने अरेंज करके 0 रन बनाया। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी याद कर लो। इनको पहले हम इनर्ट गैसेस बोलते थे, पर आज हम इसको नोबल गैसेस बोलते हैं, क्योंकि इनर्ट गैस का तो मतलब ये होता है जो रिएक्ट ही नहीं करती, बट एक्चुअली ये रिएक्ट करती है, ये पाया गया है, इसलिए इनको नोबल गैसेस का नाम दिया जाता है, नॉट व्हाट यू कैन से इनर्ट गैसेस। ठीक, अब इसके बीच में कैल्शियम से आगे शुरू करेंगे। ठीक, कैल्शियम से आगे 10 ग्रुप और है, इसको कई टीचर कुछ ऐसे बना देते, साइंस टीचर ने VCR पे ऐसे करके बना देते। ठीक, मैंने ऐसे याद नहीं किया है, मैंने तो ऐसे याद किया है। ठीक, देखो बेटे, बेसिकली मैं ऐसे याद करता हूं, स्कूटर यहां ला अकड़ू। आपकी मर्जी, लोग सीरीज में याद करते हैं, मैंने ग्रुप में याद किया है। लोग सीरीज में ऐसे कर देते हैं, साइंस टीचर ने VCR में फिल्म, ऐसे करके कुछ बनाते भाई, वो बनाते रहना आप, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये 10 ग्रुप हैं। ठीक, अपना बनाए गए, मैं सिर्फ लिख के दे रहा हूं आपको, जैसे स्कूटर यहां ला अकड़ू, तीनों जरा हाफते रहे, तीनों जरा हाफते रहे। ठीक, इसको रुद्रफोर्डियम बोलते हैं। वो नवाब टकला होगा। ठीक, आप अपने आप बनाते जाइएगा। आज इस HG को होगा कि देखिए एस, यहां पे हसबॉर्गियम होता था HS। ठीक, अभी उसको DB में तब्दील कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। ठीक, क्यों वो बाद में बताएंगे आपको कि ऐसे चेंज क्यों होते रहते हैं। करो मरो वरना सो जाओ, करो मरो वरना सो जाओ, दैट इज क्रोमियम, मोलिब्डेनियम, टंगस्टन एंड सीबोर्गियम। इसी तरह से अब आप बनाते रहना। ठीक है, अब आप बनाओगे, अपने आप। अभी तो क्या है कि कुछ एलिमेंट्स नए डिस्कवर हो गए हैं जो पहले डिस्कवर्ड नहीं थे। आज कई सारे नए एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। ये बेटे 10 ग्रुप्स मैंने अलग से बना दिए।
आपने अपने निमोनिक बनाए, मैंने बनाने हैं, मैंने कुछ एक तुम्हें बताए कैसे बनाने हैं, अपने आप बना सकते हो, इट इज वेरी इजी टू फॉर्म। ठीक है जी, कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं होता है। ठीक, तो देखो बेटा, पहली बात, दिस इज योर फर्स्ट पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। ये सेकंड पीरियड है, ठीक, ये थर्ड पीरियड है, इसी तरह ये फोर्थ पीरियड हमारे पास हो गया। ठीक है जी, ये फिफ्थ पीरियड हमारे पास हो गया, ये सिक्स्थ पीरियड हमारे पास हो गया, ये सेवेंथ पीरियड आज की डेट में कंप्लीट है, मैंने इनकम्प्लीट बनाया हुआ है, कंप्लीट है। तो ऐसे करके ध्यान दोगे तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा कि जो बोहर का टेबल था, बोहर के टेबल में कुल मिला के 7 पीरियड थे। ठीक, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 पीरियड थे और 18 ग्रुप थे। 18 ग्रुप में इसको 1, इसको 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है जी, ये हमारे पास आज के पीरियोडिक टेबल की 18 पीरियड और 7 ग्रुप्स हैं। इस फर्स्ट को हम लोग 1A भी बोल देते हैं, इसको 1B भी बोल देते हैं। बहुत मजे की बात बताता हूं, अपनी एनसीईआरटी कभी खोलना। कहते हैं कि एन एरर इज टू ह्यूमन, गलती हर आदमी से होती है। आप देखेंगे एनसीईआरटी में भी यहां गलती है, यहां उन्होंने इसको 3A दे दिया है, जैसे यहां 2A होना था तो यहां इसको 3A दे दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा ये 3B है, ये A नहीं है। इसको 4A दे दिया, ये B है। ये 5A दे दिया, ये भी B है। ये 6A दे दिया, ठीक, 6A, जबकि ये भी B है। ये 7A दे दिया गया, ये भी B है। और ये तीनों मिला के 8th A दे दिया गया, जबकि ये भी B है। और ये वाला, ये फर्स्ट A है, जबकि इसको फर्स्ट B लिखा होगा। ये सेकंड, फर्स्ट नहीं, सॉरी, फर्स्ट B, ये फर्स्ट B, ये सेकंड B। ठीक, क्लियर। और ये वाले, इसको इन्होंने B भी लिखा होगा, जबकि ये थर्ड A है, ये फोर्थ A है, ये फिफ्थ A है, ये सिक्स्थ A है, ये सेवेंथ A है और ये 8th A है। ठीक है जी, जबकि एनसीईआरटी ने यहां A लिखा है, जबकि वो B है। मैं बताता हूं उसका लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है, ये B ग्रुप मेंडलीव वाले थे, है ना। मेंडलीव ने, एक बात बताओ, निकल, रादर मेंडलीव ने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का क्या रखा था? कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो कॉपर सिल्वर गोल्ड ये उसका B ग्रुप था और ये इसका A ग्रुप था। तो ये A और ये B, ये हैवियर एलिमेंट है सारे के सारे दोस्त। समझ में आई? ये B होंगे, जबकि एनसीईआरटी में इधर A लिखा हुआ है और इधर B लिखा हुआ, विच इज रॉन्ग। ये सारे B है बीच वाले, और ये वाले सारे यहां से ऑनवर्ड 13 ग्रुप से ऊपर ये A है। यहां 1 2 3 3 B से शुरू होता है,
क्योंकि 1b जो है वो कॉपर है, कॉपर सिल्वर गोल्ड। इस तरह 2b जिंक कैडमियम मरकरी, वो 13 से ऑनवर्ड ए ग्रुप्स हैं। ये एनसीईआरटी की गलती है, ठीक। तो ये पीरियोडिक टेबल हमने बनाया। अब देखो बेटा ध्यान से, ये बोहर के पीरियोडिक टेबल में तो खैर इसमें से बहुत सारे एलिमेंट नहीं थे, बोहर के समय तो बहुत कम एलिमेंट नोन थे, बट येट काफी थे। हम इसमें 118 एलिमेंट तक रख सकते हैं। इसके अलावा यहां पे दो अलग से सीरीज बना दी गई, दो अलग से सीरीज बना दी गई यहां पे। Two different series were also formed in this. क्या हुआ, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर क्या है 57। उसके बाद कुछ एलिमेंट सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक हमने यहां रखा, और फिर 72 के बाद यहां शुरू किया। ये सीरियम से ल्यूटेशियम, ठीक, सीरियम से ल्यूटेशियम, ये सारे कहलाते हैं लेंथेनाइट्स। लेंथेनाइट्स क्यों, ये लेंथेनम के बाद बाहर निकाल के रखे गए, सो दे आर कॉल्ड एज टू बी लेंथेनाइट्स। सो दे आर कॉल्ड एज लेंथेनाइट्स। ऐसे ही यहां से एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89, उसके बाद थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंसियम 103 तक, ये भी बाहर निकाला, और यहां 104 से शुरू होगा। इनको एक्टिनाइट्स बोलते हैं। ये 14 एलिमेंट्स के ग्रुप हैं, 14 एलिमेंट्स। मैंने लिखे नहीं है पूरे, क्योंकि टाइम के साथ याद कराऊंगा, अभी जरूरत नहीं है इतना ज्यादा, ठीक। तो ये सीरियम से ल्यूटेशियम तक लेंथेनाइट, थोरियम से लॉरेंसियम तक एक्टिनाइट्स, ये बाहर निकाल के रखे हैं। तो ये आपका बोहर का टेबल था, दिस वाज द टेबल ऑफ बोहर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग फॉर्म एंड दिस? देखो बेटे, बोहर के टेबल को ब्लॉक्स में चेंज कर दिया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल रैंग एंड वर्नर ने। रैंग एंड वर्नर ने क्या कहा कि जो पहले दो ग्रुप्स हैं, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आते हैं, इसलिए इसको एस ब्लॉक बोल दिया। क्या बोल दिया? एस ब्लॉक, क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज एस ब्लॉक। और 13 से लेकर के 18 तक इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाते हैं, इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। और यहां पे इसको हम डी ब्लॉक बोलते हैं। जो स्कैंडियम से जिंक वाले, ये हमारे पास 10 ग्रुप्स हैं, ये डी ब्लॉक होता है। और ये जो नीचे अलग से बनाया गया है, ये एफ ब्लॉक है, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाते हैं। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जाता है उसके हिसाब से ब्लॉक बना दी गई। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाता है तो एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है तो पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो डी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक। अब अगर कोई बोले कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल और बोहर टेबल एक ही है, तो उस मूर्ख को ये जरूर पूछ लेना कि बोहर को एसपीडीएफ पता था क्या? अगर ये दोनों सेम है तो बोहर को क्या एसपीडीएफ पता था? और अगर बोहर को एसपीडीएफ पता था तो उसका मॉडल गलत हो सकता था क्या? एसपीडीएफ क्या होती है? सबशेल्स। और वो किसने दी? क्वांटम मैकेनिक्स ने, जिसने बोहर का मॉडल क्या किया? गलत। ये फर्क है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय नील बोहर and that was grouped in what you can say blocks by seeing the last electron entering into it.
So that is given by Rang and Werner. The long form of periodic table was given by Rang and Werner, not Bohr. No doubt the formula of Bohr was used in that. यूज बोर का ही फॉर्मूला किया है। एस में दो ग्रुप थे, एस में दो ग्रुप थे और जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 और 2 होगी। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है जहां पे n हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना, बहुत बार पेपर में आएगी। NS1 इलेक्ट्रॉन या 2, या तो S में 1 होगा या S में 2 होगा, या इसमें एक इलेक्ट्रॉन होंगे या दो होंगे। इसमें S में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट इज NS1 और 2। उस तरह से जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट NS2 NP6 1 to 6। इसमें इलेक्ट्रॉन P में जा रहे हैं, तो P में बोरॉन फैमिली में 1, कार्बन में 2, नाइट्रोजन में 3, ऑक्सीजन में, इस तरह से करके। तो बेटा P ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 to 6 होती है। बेटा याद रखना, D इज ऑलवेज द सेकंड लास्ट शेल। D हमेशा सेकंड लास्ट शेल होती है, इसलिए D ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखना, पेपर में पूछते हैं N-1 D 1 to 10 NS2, ये D ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। N-1 D 1 to 10, क्योंकि D में 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और NS2, अब यहां पे N हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, सबसे बड़ा क्वांटम। ठीक है जी। D जो सब शेल होती है वो हमेशा सेकंड लास्ट होती है, तो अगर ये लास्ट है तो ये सेकंड लास्ट। ये D की कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसी तरह F ब्लॉक, F सब शेल थर्ड लास्ट होती है हमेशा। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए F हमेशा थर्ड लास्ट होती है। ठीक, तो थर्ड लास्ट यानी एंटी पेनल्टी में, तो F की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं N-2 F 1 to 14, N-1 D 0 और 1 NS2। वैसे तो D में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो लेंथेनम में डाला उसके बाद F में आ गया, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन होती है जिसे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। ठीक, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, मोर स्टेबल, वो लेकर के, तो D 0 भी हो सकता है। तो ये F ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। कॉन्फ़िगरेशन 10,000 बार लिख के याद कर लेना, कॉन्फ़िगरेशन बहुत बार पूछी जाती है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था जिसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में चेंज कर दिया रैंग एंड वर्नर ने। इसमें S ब्लॉक और P ब्लॉक को मिला के हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या फिर इनको नॉर्मल एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। नॉर्मल एलिमेंट्स, S ब्लॉक वाले, P ब्लॉक वाले, ये मिला करके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोले जाते हैं, और या फिर इसको हम नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, either they are called as normal element or they are called as representative elements। जो D ब्लॉक वाले होते हैं, D ब्लॉक वाले, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। D ब्लॉक वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक बिहेवियर। क्योंकि S ब्लॉक में सारे मेटल होते हैं, B ब्लॉक में काफी सारे नॉन मेटल भी होते हैं। इस साइड मेटालिक कैरेक्टर कम होता चला जाता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो प्रॉपर्टी इज चेंजिंग, ट्रांजिटिंग फ्रॉम नॉर्मल यानी कि फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं D ब्लॉक वाले। और जो F ब्लॉक वाले होते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन
elements. So they are called as to inner transition elements. F block elements are called as inner transition elements. क्यों? ये ट्रांजिशन एलिमेंट से ही निकाल के बाहर रखे गए हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया गया होता है। बोलो बेटा, जो करवाया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलना, यस और नो। सर मुझे एक चीज में डाउट था कि जो डी ब्लॉक की हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उसमें n-1 और D 1 to 10 है, फिर हमने NS2 कैसे लिख दिया? जब तक D वाला नहीं भरेगा तब हम NS2 का कैसे श्योर कर सकते हैं? ऐसा थोड़ी होता है। क्यों? एनर्जी किसकी ज्यादा है उसके हिसाब से भरते हैं। यस सर। अगर तुम ऐसे करोगी, देखो 3D और 4S में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? बोलो, 3D 4S में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? सर 4S की। n प्लस एल ही देखते हैं ना। यस इसका सर। n प्लस एल आएगा 3 + 2 दैट इज 5 और इसका आएगा 4 + 0 दैट इज 4। तो 4s की एनर्जी कम होगी तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे, उसके बाद 3D में जाएंगे। गॉट इट और नॉट? यस सर। इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, उसके बाद यहां भरते हैं, क्योंकि यहां देखो 4s, हालांकि इसके आगे 4 है, इसके आगे 3 है, पर इसका n + l क्या है? छोटा। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन भरते हुए पहले हम जिसका n + l कम है वहां पहले भरेंगे, तो यहां पहले भरते हैं फिर यहां पे जाते हैं 4s में पहले, फिर D 3D में। उसी तरह से पहले s में जाएंगे, फिर D में एक जाएगा और फिर आपके पास f में जाएंगे। क्लियर हो गई? यस सर। सर और एग्जाम में अगर हमें ऑप्शन नॉट एनी p सबशेल इन D ब्लॉक, ये क्या पूछ रहा है भाई? Sir, why there is not any p subshell in D block? ये क्या मतलब हुआ? What do you mean by this, जसमीत? बेटे क्वेश्चन नहीं समझ में आया जसमीत मेरे को तुम्हारा। बोलो बेटे, क्या पूछना चाह रहे हो? जसमीत बेटे क्या पूछना चाह रहे हो बताओ, मुंह से बोलो यार। सर इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिल्ड इन p, हाउ विल इट गो टू D? अरे पुत्र कॉन्फ़िगरेशन तो लिख यार, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन लिख। पहले p भरते हैं, सबसे पहले s भरते हैं, फिर p भरते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा D में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जाना होगा वो एनर्जी के हिसाब से होता है। इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द व्हाट यू कैन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। गॉट इट? जैसे अगर क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन भरते हो, क्रोमियम का Z24 आपको बताया था मैंने, कॉन्फ़िगरेशन भरते उससे पहले p नहीं भर जाता, आर्गन तक p नहीं आते हैं ना, फिर उसके बाद वो एनर्जी का ऑर्डर होता है ब्रदर। सो देयर इज नथिंग टू डू विद दैट ऑफ p और D। क्लियर? ओके। एक्सक्यूज मी अब सर। इसमें कुछ और चीजें समझते हैं। एक्सक्यूज मी इसमें देखो सर। बेटे, एक हमारे पास ये है कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, इसको हम क्वाइनेज मेटल्स बोलते हैं, क्वाइनेज मेटल्स बोलते हैं। These are called as coinage metals। क्यों? क्योंकि क्वाइनेज में चलता क्या था भाई? या तो सिल्वर के क्वाइन चलते थे, या फिर गोल्ड के क्वाइन चलते थे, या फिर कॉपर के क्वाइन चलते थे, इसलिए इसको क्वाइनेज मेटल बोलते हैं। ये जो 8th यानी आयरन, 8th ग्रुप पूरा का पूरा याद देखो, इसीलिए मैंने आज ना तुम्हें पहले मेंडलीव का बताया था कि उसमें तीन बनाए थे ना, आयरन कोबाल्ट और निकल वाला। तो ये 8th ग्रुप, तभी तो 8B लिखा मैंने इसको, बी मेंडलीव वाले ग्रुप थे भाई, तभी एनसीईआरटी गलत लिख रही है, मैं बार बार ये बोल रहा हूं। ठीक, ये 8B जो होता है ये हाइड्राइड गैप कहलाता है, हाइड्राइड गैप, बिकॉज ये सारे हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते, दे डू नॉट रिएक्ट। 8th ग्रुप, 8B यानी 8, 9, 10, ये दो ग्रुप है 8, 9, 10। 8B ये हाइड्राइड गैप है, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है, इसको हाइड्राइड गैप बोला जाता है। ठीक है बेटा?
अगली बात, हालांकि कई बुक्स में आप ये पाओगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन n-1 डी 0 to 10 दी होती है और ns2 दी होगी। गलत है ये बात, कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है। क्यों? क्योंकि यहां जो प्लेडियम है ना, वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। आपको एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई थी मैंने, और आपको बोला था लिखना, आप में से कईयों ने भेजा भी था मेरे को। तो प्लेडियम में डी एक्चुअली क्या होता है बेटे, हमारे पास डी 0 हो जाता है यहां। ठीक, इट इज एन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, और इसलिए इसकी थोड़ी सी मिसफिटिंग होती है, अदरवाइज इट इज गुड। ठीक, तो इसलिए उसको उसको सोच के कई ऑथर प्लेडियम के एक्सेप्शन को लेके इसको 0 लिख देते हैं, पर डी 0 नहीं होगा यहाँ। दिस इज एन एक्सेप्शन मान के चलेंगे, पर 0 नहीं लिखेंगे। कम से कम डी में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी डी ब्लॉक में माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। और प्लेडियम इज वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ दैट। अब ये था बेटा पीरियोडिक टेबल आज का। ठीक, अब बेटे आपको इसमें बुक्स में क्या क्या दिया होगा, देखो बेटे, मैंने आपको सारा बांट के दिखा दिया, कॉलम्स बता दिए, उसमें एलिमेंट बता दिए, सारा कुछ क्लियर कर दिया है। आपको पीरियोडिक टेबल में बेटे इसमें ना जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल प्रॉपर्टीज दी होगी एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, अभी नहीं पढ़नी है बेटा। अभी प्रॉपर्टी पता ही नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे? तो जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो वाला टॉपिक अभी नहीं पढ़ना है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एस पी डी एफ वो अभी नहीं पढ़ना है। क्लियर? बाकी आपको मैंने सारा करवा दिया। अब इस पर्टिकुलर जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल था, इसके एडवांटेजेस, वो जो सबसे पहली बात, बेटा मिटा दूं इसको अब मैं? यस सर। देखो जी, अब हम बात करेंगे इसके क्या फायदे हुए और इसके क्या नुकसान अभी भी हैं। आपने बना तो लिया होगा अपने पास। फायदे देखो भाई, ये एटॉमिक नंबर पे बना हुआ था। दिस वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर पे बना तो आइसोटोप की पोजीशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मेंडलीव जो था उसका पहला ड्रॉबैक था पोजीशन ऑफ आइसोटोप। क्यों? वो एटॉमिक मास पे था, और आइसोटोप के एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। तो आपको एनोनिमस पेयर्स नहीं थे इसमें, कोई एनोनिमस पेयर नहीं, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है बाद में लिखा जा रहा है। ठीक, मोर ओवर वेरी इजी बात यह है कि इसमें ना तो आइसोटोप्स की प्रॉब्लम है। ठीक, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज सेटल्ड। ठीक, और पोजीशन ऑफ आइसोटोप सेटल हो गए। पोजीशन हमारे पास इसी तरह से जो बाकी ड्रॉबैक थे सारे के सारे कंप्लीट हो गए, सिवाय चंद ड्रॉबैक्स के। फायदे तो इसके ये हो सकते, नंबर 1, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। पहला एडवांटेज, classification was based on atomic number. Classification was based on atomic number, which is more fundamental property, which is more fundamental property. वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी भाई। ठीक, देन दैट ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है जी, क्लियर? आगे, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम, नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम, क्योंकि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम ही होता है। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसके बाद नो एनोनिमस पेयर्स, कोई एनोनिमस पेयर्स थे ही नहीं,
क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखा है। easy to remember, easy to remember and reproduce, easy to remember and reproduce, आसानी से बनाया भी जा सकता है, आसानी से याद भी किया जा सकता है। ठीक, ग्रुपिंग में मेक स्टडी इजी, जो ग्रुपिंग थी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ग्रुपिंग इन S, P, D, F block made studies easy, made studies easy। अब हम एक ब्लॉक की प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी होगी, एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी लगभग सेम होगी, तो भैया एस ब्लॉक का अगर पता चलेगा तो सबकी प्रॉपर्टी पता चल गई इस तरह से। ठीक है जी, क्लियर। तो ऐसे करके हमारे पास सारी प्रॉब्लम इसकी दूर हो गई, लेकिन स्टिल देयर आर सम ड्रॉबैक्स जो आप ही कभी साइंटिस्ट बनेंगे तो दूर करेंगे। ड्रॉबैक क्या है? नंबर 1, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, रखा मेटल्स के ऊपर है, अल्कली मेटल के ऊपर, गलत बात। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है और रखा पी ब्लॉक में है ना, नोबल गैसेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि एस जहां पे शेल कंप्लीट हो जाती है वो नोबल गैस हो, क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो इट वाज अ नोबल गैस, तो रखना नोबल गैस के ऊपर था, पर इसमें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया और रखा पी ब्लॉक में। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम इट इज स्टिल अ प्रॉब्लम। दूसरी बात, lengthenoid and actinoids, lanthanoids and actinoids, actinoids is not taken in male body, is not taken in male body। जो lanthanide और octanides है, actinides है, वो मेन बॉडी में नहीं रखे गए ब्लॉक एलिमेंट। हालांकि उसका रीजन था, इट इज जस्ट टू स्टॉप अनड्यू एक्सपेंशन, इट इज जस्ट टू चेक अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर तो बीच में रखते, अरे भैया 32 एलिमेंट रखने पड़ते अपने को, 32 एलिमेंट रखने पड़ते, बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है जी, तो पर हम फिर भी क्वेश्चन तो कर सकते हैं मेन बॉडी में क्यों नहीं रखा। ठीक, ये दो बड़े बड़े ड्रॉप है। अब आपने याद रखना है कि ये ड्रॉबैक्स थे, बट कुछ चीजें जो इसके बारे में आपने ध्यान में रखनी है। फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड। ठीक, जो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड होते हैं दे कंटेन 8 एलिमेंट्स ईच। इनको शॉर्ट पीरियड बोला जाता है, इनको शॉर्ट पीरियड बोला जाता है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 एलिमेंट्स होते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड्स। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक, फिर फोर्थ और फिफ्थ पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट्स ईच। इनको लॉन्ग पीरियड्स बोला जाता है, लॉन्ग पीरियड्स। जो सिक्स्थ है उसमें 32 एलिमेंट है, सिक्स्थ और सेवेंथ। अब तो सेवेंथ पूरा है, अब तो सेवेंथ पूरा है, तो 6 और 7 contain 32 elements each. So they are called as longest period.
इसको लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं, पहले सिर्फ 6 को बोलते थे। हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड। इसमें 118 एलिमेंट अकोमोडेट हो सकते हैं, जबकि आज 118 एलिमेंट अकोमोडेट हो सकते हैं, जबकि आज की केस में हीलियम का 1s2 होता है बेटा। आज की डेट में अगर ध्यान दिया जाए तो हमारे पास 126 एलिमेंट नोन है। तो 126 एलिमेंट का मतलब क्या है? 126 एलिमेंट का मतलब क्या है? आज एक नया पीरियोडिक टेबल चाहिए, और वो नया पीरियोडिक टेबल बन के तैयार हो चुका है, सीबॉर्ग्स पीरियोडिक टेबल। वो जब कभी तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो पढ़ाते रहना सीबॉर्ग्स पीरियोडिक टेबल क्या होता है। ठीक है जी, क्लियर? तो ये थोड़े से सेलेंट फीचर्स के बारे में मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है जी। तो आज आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पता चला, ठीक, और वो कैसे कैसे बनाया, ग्रुप्स क्या, कॉलम्स क्या, फायदे क्या, नफे क्या, नुकसान क्या। ठीक, अब रह गया कुछ एक और चीजें, जैसे पीरियोडिसिटी क्या होती है और हाउ इट इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस, हाउ इट इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस। तो ये कहानी अब करेंगे शुरू अगले दिन से। आज के लिए इतना ही बहुत है, पहले इसको समझ लो अच्छे से। कोई भी डाउट्स हो यू मे आस्क, ठीक, कोई भी चीज हो आप पूछें जी सबके। जितना आज पढ़ाया वो तो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, Yes. sir. Yes, sir. यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने बताया कि एनसीईआरटी में ग्रुप्स का नेम गलत दिया हुआ है, तो सर जब हमें क्वेश्चन में ऑप्शंस मार्क करने होते हैं तो हम प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड ही करते हैं, चाहे वो गलत भी हो एग्जाम में? हाँ जी बेटा, इसमें कोई शक ही नहीं है। ओके सर। सर आपने जो बताया एक और नई पीरियोडिक टेबल 126 एलिमेंट्स, उसका नाम रिपीट कर दोगे प्लीज? सीबॉर्ग्स पीरियोडिक टेबल बेटा, सीबॉर्ग्स पीरियोडिक टेबल। एक और क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में, वो भी थोड़ा सा मैं बता देना चाहूंगा। आप पे बोलते हैं कौन सा ग्रुप ऐसा है, कौन सा ग्रुप ऐसा है विच कंटेन्स, ग्रुप contains metal, non-metal, solid, liquid and gas। कौन सा ग्रुप है जिसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है? याद रखना ग्रुप 1, क्योंकि ग्रुप 1 की अगर बात करोगे उसमें नॉन मेटल हाइड्रोजन, बाकी सारे मेटल्स। सॉलिड लिथियम, सोडियम, पोटाशियम सारे सॉलिड है, ठीक है। गैस हाइड्रोजन है। सीजियम एंड फ्रांसियम may be liquid at when they put on the hands। अगर टेबल पे रखोगे तो सीजियम फ्रांसियम सॉलिड होते हैं, लेकिन हाथ में रखोगे तो लिक्विड हो जाते हैं, सिल्क चॉकलेट की तरह, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट 33 के करीब करीब है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होता है, ठीक, और मेल्टिंग पॉइंट इसका 33 डिग्री और हमारा टेम्परेचर 37। तो जब हाथ में रखोगे 37 पे आएगा तो मेल्ट कर जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट ग्रुप जो होता है इसमें ये सब चीजें होती है। तो आज की कहानी यही खत्म करते हैं, हम मिलेंगे अपन कल। ऑफलाइन वालों को ऑफलाइन, ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन। Sir, कल सर Sir, timing. एक सेकेंड, Karanveer, what do you want to ask? Sir, I want to ask something from you in the last. Please do not end the meeting. I want to ask something, sir. Yes, Karan, बोलो क्या पूछना चाह रहे हो? Sir, actually, as I am a new student, so I want to ask कि सर जो आपने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर करवाया, सर वो बोलो, आपने बोलो। कहा था कि
वो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर सर आपने कहा था कि यूट्यूब से देख लेना। हाँ बट सर जी। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है तो उसमें स्पेसिफिक वीडियो नहीं मिल रही, तो सॉल्यूशन बता मेरे दो बच्चे, कैसे। वीडियोस नहीं देखने का, प्लेलिस्ट है उसमें बनाई हुई मैंने। स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यू, एटॉमिक स्ट्रक्चर न्यू के नाम से प्लेलिस्ट होगी। उसमें चैप्टर नंबर वाइज लगे होंगे, लेक्चर नंबर वाइज लगे होंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2। और फर्स्ट जो बेसिक कंसेप्ट की अभी कंप्लीट करनी है वो मैं आज शाम तक कंप्लीट कर दूंगा आपकी प्लेलिस्ट। तो आप उसको देखते हैं, आप सीधे लेक्चर में मत जाओ, आप प्लेलिस्ट खोजो बेटे। तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे मिल जाएंगे, वो भी लाइन में लगे हुए। क्लियर बेटे? ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटे। सर आगे कल बढ़ो। सर कल की सर ऑफलाइन की टाइमिंग सर 3 o'clock वाली सर सेम है? बेटा ऑफलाइन की टाइमिंग अभी तो वही है 10:30 ऑनवर्ड्स, और ऑनलाइन 3 to 4:30। मैंने बोला था इसको बहुत जल्दी 3 to 4:30 को ऑफलाइन कर दूंगा। एक आधा 2 दिन दे दो, इट विल बी ऑफलाइन। क्योंकि एक्चुअली मैं वहां पे हाइब्रिड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहां पे हाइब्रिड हो जाएगा तो ऑफलाइन ऑनलाइन इकट्ठा हो जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, 1-2 दिन लगेंगे ठीक सारी सेटलमेंट करने के लिए। तो जब तक वो हाइब्रिड नहीं हो जाता तब तक उसको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। जिस दिन वो हाइब्रिड हो गया 4 to 3, ये 3 to 4:30, दैट विल बी ऑफलाइन। क्लियर? यस सर। और सर चैप्टर 3 की सर आप प्लेलिस्ट बना दोगे? हाँ जी, सर चैप्टर 3 की सर प्लेलिस्ट बना दोगे आप? ऑब्वियसली जैसे जैसे अभी तो लेक्चर हुए ही शुरू हुआ है बेटा, तो जैसे Yes, जैसे sir. आते रहेंगे मैं आपको बना के देता रहूंगा बेटा लिस्ट। यस सर। सर हमें भी फिर ग्रुप के नेम्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही याद करने हैं। हाँ जी बेटे, हाँ जी बिल्कुल जी। ओके सर। सर ये तो Thank you. चीटिंग है, हमको मिलकर लेटर लिखना चाहिए सीबीएसई को, गलत चीज को चेंज करो। यार और क्या बोलूं मैं, क्या बोले। चलिए एनी हाउ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.